तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रेड वेस्ट पैट्रियार्क को बचाने के लिए मास्टर ली हुआ ने डीमन पैट्रियार्क युनलू के साथ फाइट की, जिसमें उनकी मौत हो जाती है, मगर उन्होंने पैट्रियार्क को युनलू की चुंगल से बचा लिया था। वहीं दूसरी तरफ हानली येलो मैपल वैली के डिस्ट्रॉय होने के बाद यान फैमिली की माइनिंग एरिया में पहुंच गया, जहां पर वो एंशिएंट ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन का यूज करके इस जू कंट्री से दूर जाना चाहता था। मगर तभी उसने देखा कि नानगोंग डिमोनिक कल्टीवेटर के साथ फाइट कर रही है, इसलिए हानली उसे बचाने के लिए चला जाता है। इस फाइट में नानगोंग बुरी तरह से घायल हुई थी, तो उसकी डिफेंसिव टेक्निक अपने आप एक्टिवेट होकर हानली की सारी मैजिकल पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके चलते हानली की कल्टीवेशन ड्रास्टिकली ड्रॉप हो गई। वो अब ची कंडेंसेशन की चौथी लेवल पर आ गया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि नानगोंग ने जानबूझकर हानली को अपना झूठ-मूठ का नाम जियांग बता दिया। वो उसे बिल्कुल बताना नहीं चाहती थी कि वो सिर्फ हानली को बचाने के लिए ही यहाँ आई। वो कह रही थी, अरे तुम तो वही येलो मैपल वैली के लफंगे बंदे हानली हो। मेरी बहन नानगोंग ने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया था। हानली तो ये सुनकर ही शॉक हो गया। उसे लग रहा था कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि लड़कियों के पेट में कोई बात हजम नहीं होती। नानगोंग वान कहती कि तुमने मेरी सिस्टर को इटरनल यूथ एलिक्सर की पिल दी थी। वो पिल हमेशा जवान रहने के लिए खाई जाती है। शायद तुम मेरी सिस्टर को ये बताना चाहते थे कि वो अब बुढ़ी हो चुकी है। जब मुझे नानगोंग ने ये बात बताई थी तब तो मुझे ऐसा लग रहा था कि येलो मैपल वैली जाकर तुम्हारी पिटाई लगा दूं। बेचारा हानली तो इसके गुस्से को देखकर ही डर गया था। वो कहते हैं, शायद इसी वजह से आपने मेरी सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया। जिस पर नानगोंग कहती कि तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे एक्शंस की ही रिएक्शंस है। अब आइंदा से तुम कभी भी किसी खूबसूरत लड़की को बचाने की जरूरत नहीं करोगे। इधर हानली सोचता है कि नानगोंग तो बदतमीज है, मगर उसकी बहन उससे भी ज्यादा कमीनी निकली। लेकिन बात तो ये बंदी सही बोल रही, अगली बार तुम्हें किसी झमेले में नहीं फंसने वाला। इसलिए वो तुरंत ही नानगोंग के सामने माफी मांगता है। वो कह रहा था कि शायद मैंने अनजाने में आपकी सिस्टर नानगोंग की इंसल्ट की, जिसकी सजा अब मुझे मिल चुकी है। मैंने ब्रेक थ्रू करने के लिए कई साल मेहनत की थी, मगर मेरी सारी पावर्स मानो पानी जैसे बहती चली गई। पता नहीं मैं दोबारा से कब अपनी पावर्स को हासिल कर पाऊंगा। जिस पर नानगोंग कहती, तुम थोड़े से थरकी तो हो मगर दिल के बुरे नहीं। तुमने मुझे नानगोंग समझकर मेरी मदद की, इसलिए मैं भी तुम्हारा ये फेवर जरूर से रिपे कर दूंगी। और उसी वक्त हानली को चक्कर आती है, तो नानगोंग तुरंत ही उसे संभालने के लिए चली गई और ये दोनों भी उसी चक्कर में वहाँ पड़े स्टोन बेड पर गिर जाते हैं। हानली तो बस इस बंदी को प्यार से घूरे जा रहा था, जिसके चलते वो नानगोंग से फिर से 2-4 चमाटे खा लेता है। इतना जलील तो हानली अपनी लाइफ में कभी नहीं हुआ था। अब चमाटे खाने के बाद हानली सीधा खाना पकाने चला गया। वो इतना तो जानता था कि कुछ कल्टीवेशन और एलिक्सर की मदद से वो दोबारा से ब्रेक थ्रू कर लेगा। साथ ही वो देखता है कि ये बंदी अपनी स्टोरेज बैग में खाना पकाने का सारा सामान लेके आई है, जिसके चलते हानली को ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। वो इतना तो समझ गया कि ये बंदी कहीं पर ट्रैवल कर रही थी, जिसके बाद हानली ने तुरंत ही खाना पकाना शुरू कर दिया। इधर नानगोंग सोचती है कि ये थरकी एक बार फिर से मेरे साथ वो सब करने की कोशिश करने वाला था। अगर आज इसके मास्टर जिंदा होते तो ये मेरे हाथ से तगड़ी मार खाने वाला था। तब तक हानली का खाना भी रेडी हो चुका था, जो देखकर वान जानबूझकर कल्टीवेट करने का नाटक करने लगी। तभी हानली उसे बताता है कि सीनियर प्लीज खाना खा लीजिए, मैंने स्पिरिचुअल राइस को स्पिरिचुअल हर्ब्स के साथ पका लिया है। तो नानगोंग तुरंत ही उस राइस सूप को टेस्ट करती है। उसे तो ये काफी ज्यादा पसंद आया था। हानली उसे बताने लगा कि हम कल्टीवेटर्स मॉर्टल जैसा खाना नहीं खाते, हम हमारे खाने में ढेर सारे पावरफुल हर्ब्स को ऐड करते हैं, और अगर फायर टेक्निक का सही से यूज करके खाने को धीरे धीरे पकाया जाए तो हमारा खाना मॉर्टल लोगों की डिशेज से भी लजीज बनता है। जिस पर नानगोंग ढेर सारा सूप मुंह में ठूस कर कहने लगी कि मुझे तो लगा था तुम्हें बस लड़कियां छेड़ना आता है, मगर तुम तो खाना भी अच्छा पका लेते हो। हानली को तो ये समझ नहीं आ रहा था कि नानगोंग उसकी तारीफें कर रही है या फिर उसे गालियां दे रही, मगर फिर भी वो उसका शुक्रिया अदा करने लगा। तब तक वान ने बड़ी ही जल्दी से एक सूप का बोल खाली करके दूसरा बोल लाने के लिए बता दिया। खाने के बाद उससे पूछ रही थी कि बताओ तुम इस डीमन टेरिटरी में क्यों आए थे। यहाँ पर हानली को अभी भी ये लग रहा था कि नानगोंग वांग की सिस्टर है, इसलिए वो एंशिएंट ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताता। उसने तो अपनी एक मनगढ़ंत कहानी उसे सुनाना शुरू कर दी। वो कह रहा था, सीनियर जैसा कि आपको पता ही होगा, मेरी येलो मैपल वैली अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और मुझे पता था कि यहाँ पर स्पिरिचुअल स्टोन्स की माइन है, तो मैं यहाँ बस स्पिरिचुअल स्टोन हासिल करने आया था ताकि एक नई शुरुआत कर पाऊँ। मैं किसी हरे भरे माउंटेन पर जाके कल्टीवेट करना चाहता था, लेकिन फिर आपको बचाते वक्त मेरी सारी पावर्स लॉस
लॉस्ट हो गई। अब तो मेरे पास ना ही पावर्स है और ना ही घर है। नानगोंग तो उसकी कहानी सुनते ही समझ गई कि हानली इनडायरेक्टली उससे मदद चाहता है। अब हानली ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। वो कहती कि मैं तुम्हें 2 ऑप्शंस देने वाली हूँ। पहला तो ये कि तुम कुछ स्पिरिचुअल स्टोन्स और कल्टीवेशन रिसोर्सेज हासिल कर सकते हो ताकि तुम अपनी कल्टीवेशन को रिपेयर कर पाओ, और तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम मेरे साथ मास मून सेक्ट चलो। वहाँ पर तुम्हें कोर फॉर्मेशन स्टेज का कोई मास्टर असाइन हो जाएगा जिसके अंडर तुम आराम से अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सकते हो। हमारा सेक्ट हजारों साल पुराना है। हमारे पास कुछ सीक्रेट्स मेथड है जिनका यूज करके तुम ब्रेक थ्रू कर लोगे। दरअसल हमारे सेक्ट की सीक्रेट मेथड्स हमने कभी भी किसी आउटसाइडर के साथ शेयर नहीं की, तो तुम्हारी काफी ज्यादा काम आएगी। इतना ही नहीं, तुम्हें वहाँ पर ढेर सारी खूबसूरत लड़कियाँ भी मिलने वाली है जिनके साथ तुम्हें अगर टाइम स्पेंड करना है तो तुम कर सकते हो। यहाँ पर वान ने हानली को जानबूझकर इतनी सारी लालच दी थी ताकि वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाए। और तो और हानली भी ये बात समझ गया था कि ये बंदी उसे अपने साथ ले जाना चाहती है, मगर हानली अब किसी की भी चैरिटी पर जीना नहीं चाहता था। इसलिए वो कहता है, सीनियर मुझे अब किसी सेक्ट का हिस्सा नहीं बनना है, तो प्लीज आप बस मुझे कुछ स्पिरिचुअल स्टोन दे दीजिए। रही बात मेरी कल्टीवेशन की तो मैं उसे खुद ही रिकवर कर लूंगा। ये सुनकर तो वान का मुंह ही गिर गया था, लेकिन वो हानली को स्टोरेज बैग दे देती है जिसकी स्पेस में ढेर सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स थे। हानली को तो उम्मीद भी नहीं थी कि ये बंदी इतनी बड़े दिल वाली होगी, तो तुरंत ही नानगोंग का शुक्रिया अदा करने लगा। अब हानली कहता है कि सीनियर मैंने यहाँ से जाना चाहिए, हमें यहाँ पर लगभग 2-4 दिन तो गुजर चुके हैं। यहाँ पर नानगोंग वान तो हानली से बिल्कुल दूर नहीं जाना चाहती, मगर वो उसे अपने दिल की बात बताने से कतरा रही थी। इसलिए वो कहती ठीक है, सबसे पहला मैं जाती हूँ। अगर कोई डिमोनिक कल्टीवेटर्स बाहर मिले भी तो मैं उन्हें खत्म कर दूंगी ताकि तुम्हारा रास्ता क्लियर हो जाए। जिसके बाद अपने दिल पर पत्थर रख के वहाँ से बाहर आ गई। उसे तो वहाँ लगा हुआ हानली का फॉर्मेशन काफी ज्यादा इम्प्रेसिव लगा, जो देखो कहती कि एक बात तो माननी पड़ेगी, इस दुनिया में सरवाइव कैसे करना है ये तुम अच्छे से जानते हो। अब हानली वहाँ का फॉर्मेशन हटाकर उसके लिए रास्ता ओपन कर देता है। वान भी अपनी सोड़ पर सवार होकर भारी दिल से हानली को अलविदा कह के वहाँ से रवाना हो गई। उसके वहाँ से जाने की थोड़ी देर बाद हानली भी वहाँ से निकल चुका था। अब हानली को अपना अधूरा मिशन पूरा करना है। थोड़ी देर बाद उसी केव के पास वांग चान भी पहुँच चुका था। जोंगो उसे बताता है कि यंग मास्टर वो दोनों तो यहाँ से भाग चुके हैं। ये सुनते ही वांग चान काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि नानगोंग हमारे एल्डर के हाथों बुरी तरह से घायल हो गई थी, मगर फिर भी वो लोग यहाँ पर दावत करके यहाँ से भाग गए और हमें इसका पता भी नहीं चला। जिस पर जोंगो कहते हैं, सीनियर मुझे तो लगता है कि वो मास्क वाला बंदा जरूर से डोंगशियान का दोस्त होगा, इसलिए तो प्रिंसेस डोंगशियान ने उन दोनों की मदद की। वांग चान भी उसकी बात से पूरी तरह से अग्री हो जाता है। वो कहने लगा कि जरूर से ये बंदा येलो मैपल वैली का कोई डिसाइपल होगा। जाओ जल्दी से उसे ढूंढ कर मेरे सामने पेश करो, मैं अब खुद ही उससे इंटेरोगेट करूंगा। जिसके बाद इस सभी लोग हानली की तलाश में निकल पड़े और इधर हानली यान फैमिली के माइनिंग एरिया में पहुंच गया था, जहां पर वो जैंग के साथ एंशिएंट ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन के पास चला जाता है। हानली ने अब जल्दी से वहां पर 5 एलिमेंट रिवर्सल फॉर्मेशन सेटअप किया था ताकि अगर कोई गलती से भी यहाँ पर आ गया तो वो हानली पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाएगा। जिसके बाद हानली रुइन ने दी हुई ड्राइंग्स को निकाल लेता है। साथ ही साथ वो ढेर सारा मटेरियल भी अपने साथ लाया था जिसका यूज करके उस फॉर्मेशन को रिपेयर करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर में वो फॉर्मेशन पूरी तरह से ठीक हो गया। जिसके बाद हानली नानगोंग वान ने दी हुई स्पिरिचुअल स्टोन की पावर्स का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगा, मगर वो देखता है कि इन स्पिरिचुअल स्टोन्स की तो ऑलमोस्ट सारी एनर्जी एब्जॉर्ब हो चुकी थी। हानली कहते हैं, वाह सीनियर आप तो इतनी ज्यादा भुक्कड़ हो कि आपने इन स्पिरिचुअल स्टोन को भी खा लिया। ये तो बस नाम के लिए स्पिरिचुअल स्टोन्स थे, उनकी सारी एनर्जी को तो नानगोंग वान ने एब्जॉर्ब कर लिया था। मगर हानली ने अपने पास पहले ही कुछ स्पिरिचुअल स्टोन जमा किए थे जिनकी मदद से वो तुरंत ही उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। उस फॉर्मेशन की पावर से वो पूरा इलाका शेक हो रहा था। तब तक उसी इलाके में वांग चान भी पहुंच जाता है। वहीं पर हानली ने ब्लैक ड्रैगन ब्लेड से माइन की छत को ब्लास्ट कर दिया, जिससे बहुत ही तेज रोशनी रिलीज होने लगती है। और उस लाइट को वांग चान ने भी देख लिया था, तो तुरंत ही अपनी सेना लेकर माइन की तरफ आगे बढ़ने लगा। इधर हानली भी समझ गया था कि यहाँ पर कोई आने वाला है, तो उसने अपने सारे स्पिरिचुअल स्टोन का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन को फुल्ली एक्टिवेट करने की कोशिश की। लेकिन तब तक वांग चान वहाँ पर आ चुका था। जोंगो तुरंत ही वांग चान को बताने लगा कि यंग मास्टर ये तो आपका पुराना दुश्मन हानली है। हानली का नाम सुनते ही वांग चान काफी ज्यादा बौखला गया। वो तुरंत ही उसे मारने जाने वाला था, मगर घोस्ट एल्डर उसे रोक लेता है। वो कह रहा था कि ये सदियों पुरानी एंशिएंट टेलीपोर्टेशन एरी है, अगर उस बंदे के पास ट्रैवलिंग टोकन रहा तो लाखों मीलों दूर बस कुछ ही सेकंड में जा सकता है। वहीं पर जोंग भी वांग चान को समझा रहा था कि यंग मास्टर ये एरी तो किसी बड़े खजाने से भी ज्यादा कीमती है, प्लीज इसे ऐसे ही जाया मत कीजिए। आपके फादर इस
हैरी को देखकर आपके लिए काफी ज्यादा प्राउड फील करने वाले हैं। और इस बार वांगचान भी उसकी बात मान जाता है। इसलिए वांगचान अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि हैरी को बिना डैमेज किए हानली को कैप्चर करो। इसलिए उन लोगों ने हानली के फॉर्मेशंस पर अटैक करना शुरू कर दिए। तो हानली भी उनसे बचने के लिए अपने पपेट्स को रिलीज कर देता है। साथ ही साथ जोंग ने भी उन कल्टिवेटर्स पर अटैक करना शुरू कर दिए थे, जिससे कई सारे कल्टिवेटर्स जलकर राख होने लगे। वांगचान कहता है कि तुम्हारे पास फॉर्मेशन, पपेट्स और एक स्पिरिट सर्वेंट भी है। मानना पड़ेगा हानली, तुम तो सरप्राइजेस से भरे हुए हो। अब वो अपने एल्डर्स को भी हानली से निपटने के लिए भेज देता है। वो कह रहा था कि मैं इस बंदे को अपने हाथों से मारना चाहता हूँ, तो आप बस इसकी आरी को डिस्ट्रॉय कीजिए। अब उन एल्डर के जबरदस्त अटैक से हानली का फॉर्मेशन ब्रेक हो जाता है, जो देखकर तो वांगचान काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहे थे हानली, आज तो मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। जिसके बाद वो चिल्लाते हुए हानली के पास पहुँच जाता है। वहीं पर हानली ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए सैरी का स्पीड और ज्यादा बढ़ा दिया था, क्योंकि वो जानता है कि वांगचान उसे मारने का एक सेकंड भी जाया नहीं करेगा। इधर वांगचान उस पर हमला करने के लिए उसके एकदम करीब आ चुका था, मगर उसी वक्त हानली अपने पपेट्स को जमा करते हुए टेलीपोर्टेशन आरी को स्टार्ट कर देता है। वो वांगचान की आंखों के सामने वहाँ से भाग निकला। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वांगचान उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया था। अब उस आरी की एनर्जी से वहाँ मौजूद कई सारे कल्टिवेटर्स मारे जाते हैं। इधर हानली के सामने एक स्पेस पोर्टल ओपन हो गया था, जो उसे सीधे इस दुनिया से दूसरी दुनिया में लेके जाएगा। वहीं पर हानली के वहाँ से जाते हुए एंशिएंट टेलीपोर्टेशन एरी भी डिस्ट्रॉय हो गई। अब उसे फ्यूचर में बिल्कुल भी यूज किया नहीं जा सकता था। ये सब देखकर तो गुस्से से वांगचान को खून की उल्टियाँ होने लगी। वो इरिटेट होकर जोर जोर से हानली का नाम लेकर चिल्ला रहा था, मगर हानली अब उसकी पहुंच से बाहर है। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते कि सॉन्ग में ग्रेड विस्क और जोंग के साथ मिलकर डेमोनिक कल्टिवेटर्स को खत्म कर रहा था कि तभी उसकी नजर उस टेलीपोर्टेशन एरी की लाइट पर गई। इधर येलो मैपल वैली में वांग अपने दोस्त ली हुआ की ग्रेव को विजिट करने आए थे, और तभी उन्हें भी ये रोशनी नजर आती है। डोंगशान और युनलो ने भी इस रोशनी को पहचान लिया था। युनलो कहते हैं कि ये तो एंशिएंट एरी की लाइट है, पता नहीं किसने इस एरी को ढूंढा होगा। साथ ही साथ मिस ली, मिस चेन और मोरुआन भी इसे देख पा रहे थे। उन्हें क्या ही पता कि हानली उनसे दूर जा रहा है। यहाँ पर हमें ये भी पता चला कि मोरुआन अब काफी ज्यादा बीमार हो चुकी है। उसे तो बस मरने से पहले एक बार हानली को देखने की ख्वाहिश थी। वही दूसरी तरफ नानगांग वान अपनी जूनियर के साथ प्रैक्टिस कर रही थी, तभी उसकी नजर पड़ी उस गोल्डन लाइट पर, लेकिन इनमें से किसी को खबर नहीं थी कि उसके अंदर कौन मौजूद है। वही दूसरी तरफ हानली एक नई जगह के एरी में पहुंच गया था। यहाँ आने के बाद उस जोंग को इस एरी को भी डिस्ट्रॉय करने का हुक्म देता है, ताकि कोई भी दुश्मन हानली को यहाँ तक फॉलो न कर पाए। अब हानली वहाँ से बाहर आते ही अपने सामने एक खूबसूरत समंदर देख पा रहा था। उस एरी के जरिए वो लाखों करोड़ों मीलों दूर एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया था, जिसे गैलेक्सी ऑफ केओस के नाम से भी जाना जाता है। हानली तो इस नई दुनिया में आकर काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि यहाँ पर उसके ना कोई दोस्त है और ना ही कोई दुश्मन। जिसके बाद हानली जैंग को लेकर अपनी विंड बोट पर सवार होकर समंदर को एक्सप्लोर करने निकल पड़ा। हानली के पास अभी भी वो ग्रीन बोतल मौजूद थी, जो कि स्पिरिचुअल हर्ब्स को तेजी से ग्रो होने में हेल्प करती है। अब बस हानली को एक स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हुई जगह की तलाश थी, जहाँ पर वो क्लोज डोर कल्टीवेशन करके अपने लेवल को दोबारा से अचीव कर पाए। उसी वक्त हानली अपने डिवाइन सेंसेस का यूज करते हुए वहाँ से थोड़ी दूरी पर एक जहाज को देख पाता है, जिस पर अटैक करने के लिए एक सी मॉन्स्टर बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रहा था। तो हानली तुरंत ही उनकी तरफ रवाना हो गया। उसने जाते उस सी मॉन्स्टर को खत्म करके इमॉर्टल्स की जान बचाई थी। अब हानली उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हानली की भाषा उनके पल्ले नहीं पड़ रही थी। और तभी इस जहाज का कप्तान उसके सामने आ जाता है। वेल, इस बंदे का नाम था जू, और वो हानली को तुरंत ही ग्रीट करके उसे अपने जहाज पर इनवाइट करता है। उस बंदे ने इन दोनों को चाय भी ऑफर की थी। तभी हानली कहता है कि बाहर मौजूद लोगों को मेरी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी, मगर तुम तो हमारी भाषा समझते हो। जिस पर बंदा बताने लगा कि मैं एक व्यापारी हूँ, इसलिए इमॉर्टल्स के साथ मेरा बिजनेस चलता रहता है। तो समय के साथ साथ मैं उनकी भाषा भी सीख गया। दरअसल हानली जिस दुनिया से यहाँ आया था उसका नाम है टियानयान, जहाँ पर मॉर्टल्स और इमॉर्टल्स की लैंग्वेज सेम थी, मगर यहाँ पर इस नई दुनिया में इनकी लैंग्वेज अलग अलग है। अब हानली उसे बताने लगा कि मैं यही पास के आइलैंड पर कल्टीवेट कर रहा था, तभी मैंने देखा किसी मॉन्स्टर तुम्हारी जहाज पर हमला करने वाले हैं, इसलिए मैं मदद करने चला आया। क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? जिस पर वो बंदा जवाब देते हुए कहने लगा कि हम जा रहे हैं प्राइम स्टार आइलैंड। दरअसल वहाँ मुझे एक इम्पोर्टेंट बिजनेस अटेंड करना है। साथ ही वो बंदा हानली को उनके साथ आने के लिए रिक्वेस्ट करने लगा, तो हानली उसकी बात मान जाता है। अब जू कहते हैं, सीनियर प्लीज मेरे बोल्डनेस को माफ कर दीजिए, मगर ऐसे मौके हमारे जैसे मॉर्टल्स को बहुत ही कम मिलते हैं कि कोई कल्टीवेटर उनके साथ टाइम स्पेंड करे। क्या आप मेरी जगह पर एक ट्रायल में पार्टिसिपेट कर सकते हो? दरअसल ये बैटल ट्रैवलिंग मर्चेंट की पोजीशन के लिए की जा रही है। अगर
आप उसमें पार्टिसिपेट करोगे तो मैं अगले 3 सालों तक मेरी अर्निंग का 10% प्रॉफिट आपको देने के लिए तैयार हूँ। साथ ही साथ बंदा बता रहा था कि ये बैटल बस 3 सालों में एक बार ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसमें सिर्फ ची कंडेंसेशन स्टेज के कल्टीवेटर ही पार्टिसिपेट कर सकते। ये तो बस एक छोटी सी ड्यूल होगी जिसमें आपकी जान को कोई खतरा नहीं। मगर हानली इस पे कोई रिस्पांस नहीं देता, जिसके चलते उस बंदे ने अपना ऑफर 30% तक बढ़ा दिया। साथ ही साथ वो प्राइम स्टार आइलैंड पर रेसिडेंशियल क्वालिफिकेशन दिलवाने के लिए हानली का गारंटियर बनने के लिए भी तैयार हो गया। हानली तो ये सुनकर थोड़ा सा चौंक जाता है कि इस आइलैंड पर अनजान लोगों के लिए एंट्री नहीं है, सबके पास यहाँ का रेसिडेंशियल प्रूफ होना जरूरी था। तो अब इस तरह से हानली जू की मदद करने के लिए रेडी हो गया। वहीं दूसरी तरफ हम ऊंचाओ नाम के बंदे को देख पाते हैं, जो कि एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड का कल्टीवेटर है, और ये बंदा कल्टीवेशन की कोर फॉर्मेशन की मिडिल स्टेज पर था। साथ ही साथ इस बंदे का लहजा भी थोड़ा सा अलग है। उसे काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा था क्योंकि यहाँ आने में उसे थोड़ी सी देर हो गई। वो कहता है कि मैं उस बंदे को देखना चाहता हूँ जिसने इस एंशिएंट एरी को एक्टिवेट किया था। अब वो उस केव के पास जाते ही वहाँ पर स्टार पैलेस के 2 गार्ड्स पहुँच गए। ये दोनों बंदे कोर फॉर्मेशन की इनिशियल स्टेज पर थे। वो ऊंचाओ से कह रही थी कि तुम्हें यहाँ आना अलाउड नहीं है, इसलिए जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। जिस पर ऊंचाओ जवाब देता है कि मैं स्टार पैलेस के कुत्तों की बात भला क्यों मानूंगा। जो सुनते ही वो लोग ऊंचाओ को एक फॉर्मेशन में ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, मगर ऊंचाओ ने बड़ी ही तेजी से उस फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया। जिसके बाद वो अपनी एनिग्मेटिक डार्क इविजन टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए इन लोगों पर अपने एरो हेड से अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे वो बंदे काउंटर करने की कोशिश करने लगे। और अब इन तीनों के दरमियान हमें एक बेहतरीन फाइट देखने को मिलती है। वो 2 बंदे होकर भी ऊंचा उन दोनों पर पूरी तरह से भारी पड़ गया था। उसने वहाँ पर अपने कई सारे पोर्टल्स बना लिए, जिसके चलते वो इनके फायर अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उन्हें बुरी तरह से घायल कर देता है। मगर उन दोनों बंदों ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो अपने पावर्स को कंबाइन करके उस पर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी अटैक कर देते हैं, लेकिन ऊंचा समय रहते साइड में हट गया। अब वो लोग वहाँ से भागने की फिराक में थे तो ऊंचा समंदर में एक बहुत बड़ी लहर बनाते हुए इनका रास्ता रोक लेता है। जिसके बाद वो अपनी घोंसले डार्क चेन प्रिजन टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए इन दोनों को उसमें जकड़ लेता है, जिसमें वो लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। और फिर अगले ही सीन में हम देख पाते हैं कि ऊंचा उन दोनों को चेन्स में घसीटते हुए सीटी बजाकर वहाँ से ले जा रहा है। जिसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ पर हानली ची कंडेंसेशन की 5वें लेवल पर पहुँच चुका था। इस 1 महीने में हानली ने यहाँ की लैंग्वेज भी सीख ली थी। वेल इस भाषा को उसने टियानियन की किसी एंशिएंट बुक में भी पढ़ा हुआ था, जिससे ये बात साबित होती है कि इस दुनिया और हानली की दुनिया का आपस में कनेक्शन है। हानली कहता है कि ये दुनिया वहाँ से काफी ज्यादा दूर है, बिना एरी के तो यहाँ पर नेसेंट सोल स्टेज का बंदा भी नहीं आ सकता। शायद मैं भी यहाँ से जल्दी वापस नहीं जा पाऊंगा। अब हानली इस दुनिया के बारे में पढ़ने लगा। दरअसल इस समंदर को सी ऑफ केओटिक स्टार के नाम से जाना जाता है। पहला यहाँ पर डिमोनिक बीस्ट का राज था, मगर पावरफुल कल्टीवेटर्स ने उन डिमोनिक बीस्ट को खत्म करके समंदर को स्प्लिट कर दिया, और उसके बाद ही यहाँ पर ह्यूमैनिटी पनपने लगी। इन कल्टीवेटर्स ने सी ऑफ केओटिक स्टार्स को 2 हिस्सों में बांट दिया था, जिनमें से एक है इनर सी और दूसरा है आउटर सी। इनर सी में मौजूद हेवनली स्टार सिटी को स्टार पैलेस रूल करता है, और इस सिटी में टोटल 12 आइलैंड्स और साथ ही साथ 24 आइलैंड इसके इर्द गिर्द मौजूद थे। इन सभी छोटे मोटे आइलैंड्स पर हेवनली स्टार सिटी ने बैरियर लगा दिए थे, ताकि कोई भी डिमोनिक बीस्ट यहाँ पर घुसने न पाए। अगर सिंपल भाषा में बताया जाए तो इन सभी आइलैंड्स पर स्टार पैलेस राज करता है। इनर सी में मौजूद सारे आइलैंड्स पर उसी का कंट्रोल था, और अब हानली भी इन्हीं में से एक आइलैंड यानी कि प्राइम स्टार पर जाने वाला है। जिसके बाद हमें आउटर सी के बारे में बताया गया। यहाँ पर बस डिमोनिक बीस्ट का राज है। साथ ही साथ आउटर सी में कुछ ह्यूमंस भी रहा करते थे, मगर उनमें और जानवरों में कोई फर्क नहीं। इनफैक्ट वहाँ की ह्यूमंस का रवैया तो इन डीमंस से भी ज्यादा खतरनाक था। अब हानली देखता है कि ठीक 1 महीने के बाद वो प्राइम स्टार आइलैंड पर पहुँच चुका है। यहाँ से हानली की एक नई जर्नी शुरू होने वाली थी। वहीं पर जू हानली को बताने लगा कि इस सिटी में कई सारे कल्टीवेटर्स हैं, जो कि हजारों सालों से मॉर्टल के साथ मिलजुल कर रहते आए। साथ ही साथ स्टार पैलेस ने कोर फॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर्स को इस आइलैंड को प्रोटेक्ट करने का काम दिया है। हानली देखता है कि इस आइलैंड की जगह जगह पर ब्लू कलर के कुछ फ्लैग्स लगे हुए थे, जो कि 6 कंपनी हॉल को रिप्रेजेंट करते हैं। जू बता रहा था कि 6 कंपनी हॉल असल में एक मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम है स्टार पैलेस के अंडर रहकर बिजनेस करना। तभी हानली देखता है कि वहाँ पर एक बंदे को केज में ट्रैप करके रखा है, तो उसके बारे में जू से पूछने लगा। तो हानली कहता है भाई बता दो इस बंदे ने ऐसा क्या किया ताकि मैं ऐसी कोई गलती ना करूं। तो जू बताता है कि वैसे तो इस बंदे पर चोरी का इल्जाम है, मगर ये तो बस एक बहाना था। दरअसल इस बंदे ने 6 कंपनी हॉल के एल्डर को ऑफेंड किया था, जिसके चलते अभी बंदा यहीं पर भूखा प्यासा मारा जाएगा। पहले तो हानली को लगा था कि ये जगह पीसफुल
होगी, मगर यहाँ पर भी टियानियान जैसी गंद मची हुई थी। अब हमें 15 दिनों बाद डीमन बैनिशिंग अरीना का सीन दिखाया गया। वेल इसी जगह पर ट्रैवलिंग मर्चेंट वाला कॉन्टेस्ट होने वाला था, तो हान ली अपना टोकन लेने के लिए वहाँ मौजूद बंदों के पास चला गया, जिसमें से वेन चियांग नाम का बंदा उससे काफी अच्छे से बात करता है। वो हान ली से कह रहा था कि शायद आप लोग यहाँ पर नए आए हो, तो हान ली जैंग को अपना अंकल बताकर इंट्रोड्यूस करता है। वो उसे बताता है कि मैं और मेरे मार्शल अंकल यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे। अभी तक तो हमने ये पूरा आइलैंड देखा भी नहीं, मगर आपका ये अरीना मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। साथ ही साथ इसका नाम भी काफी ज्यादा यूनिक है, जिस पर वेन चियांग कहने लगा कि इस अरीना को डीमन बैनिशिंग का नाम देने के पीछे एक कहानी है। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग इस अरीना को स्टार पैलेस के 2 सेंट्स ने एस्टेब्लिश किया था, ताकि यहाँ पर डिमोनिक बीस्ट और कल्टीवेटर्स फाइट कर पाए, और बाद में ये जगह हमारे प्राइम स्टार आइलैंड की फेमस लैंडमार्क बन गई। साथ ही हर साल यहाँ के कुछ लोग आउटर सी के डीमंस को खत्म करने भेजे जाते हैं, जिसके चलते हमारे आइलैंड पर डिमोनिक बीस्ट की ट्रेड भी की जाने लगी। अगर आपने किसी बीस्ट को मार के उसकी डीमन कोर यहाँ पर सेल कर दी तो आप ढेर सारा पैसा कमा सकते हो। तभी वेन चियांग का साथी उसे इंटरप्ट करते हुए कहने लगा कि तुम्हें स्ट्रेंजर लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। साथ ही वो हान ली से कहता है कि तुम यहाँ पर नए हो, इसलिए हमारी सिटी के रूल्स को फॉलो करना, वरना बेवजह पनिश किए जाओगे। और तभी अगले मुकाबले की अनाउंसमेंट होती है, जिसमें हान ली पार्टिसिपेट करने वाला था। वेल हान ली का अपोनेंट ची कंडेंसेशन की 8वीं स्टेज का कल्टीवेटर है, और हान ली था 5वीं लेवल पर, इसलिए अगर लेवल्स की बात की जाए तो हान ली इससे कमजोर है। अब हान ली ड्यूल के लिए क्लोज डोर अरीना में चला गया। उसके जाते ही वेन चियांग का साथी उससे कहने लगा कि ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा अनलकी है, देखो ना इसका मुकाबला हमारी सिटी के एक जीनियस बंदे से होने जा रहा। वहीं पर जू को भी अब हान ली का टेंशन आने लगा। वो इतना तो समझ गया था कि हान ली की इस मुकाबले में हार पक्की है। इधर अरीना में बस हान ली और उसका ओपोनेंट कुशु ही मौजूद थे। यहाँ पर मुकाबला देखने के लिए किसी को आने नहीं दिया गया था, यानी कि ये बस 2 लोगों के दरमियान होने वाली सीक्रेट ड्यूल है। तभी कुशु हान ली को बताने लगा कि मेरी फ्लाइंग सोड एक भयानक वेपन है, मैंने इसी से 2nd रैंक के डिमोनिक बीस्ट को खत्म किया था। वेल ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम बिना फाइट के हार मान लो, मैं तुम्हें बेवजह हर्ट नहीं करना चाहता। मगर हान ली ने तुरंत ही अपनी सोड को समन कर लिया। वो कहता है सीनियर क्या है ना, मुझे पीछे हटना बिल्कुल भी पसंद नहीं, अगर मैं आपसे कमजोर हूँ तो मुझे सीखने का मौका मिलेगा, इसलिए आप मेरी इंजुरीज की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। जिस पर कुशु कहता है कि मैं तुम्हारी बहादुरी को अप्रिशिएट करता हूँ, तो चलो फिर मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो अपनी फायरबॉल टेक्निक से हान ली पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसे डॉज करते हुए हान ली ने भी उस पर फायर अटैक किए, और अब इन दोनों में हमें बेहतरीन तलवारबाजी दिखाई जाती है। साथ ही साथ हान ली अपनी एनर्जी से भी उसे दूर पुश कर देता है, मगर उस बंदे ने फ्लाइंग सोड का यूज करते हुए खुद को बचा लिया। वो कह रहा था कि तुमने एक अच्छा ओपोनेंट होने का सबूत दिया है, मगर मेरा ये फाइनल अटैक तुम्हें आसानी से हरा देगा। वहीं पर हान ली सोचता है कि चलो अब ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हो चुके हैं, तो अब मुझे इस बंदे के साथ और टाइम पास करने की जरूरत नहीं। और फिर उन दोनों में एक जोरदार क्लैश हो गया, जिससे हान ली तो बड़ी ही जोरों से नीचे पटक जाता है। वो देखता है कि कुशु तो एक ही जगह पर एकदम शांत रुका हुआ था, और फिर वो अचानक से बेहोश हो गया। यहाँ पर हान ली ने बड़ी ही चालाकी से उसके अटैक को डॉज करके उसके सिर पर वार किया था, और इसी की वजह से वो बंदा नॉकआउट हो गया। अब हान ली उस दरवाजे से बाहर आ जाता है। उसे वहाँ देखकर ये लोग थोड़े से हैरान थे, क्योंकि कुशु को हराना इतना आसान तो बिल्कुल नहीं था। जिसके बाद हान ली ने अगला मुकाबला भी जीत लिया, साथ ही उसने जू को दिया हुआ प्रॉमिस भी पूरा किया था, तो जू ने भी अपना वादा पूरा किया। वो हान ली और जैंग के लिए यहाँ का रेसिडेंशियल टोकन लेकर आया था। साथ ही वो हान ली से प्रॉमिस करता है कि वो हर 6 महीने में उसे उसका प्रॉफिट भिजवाता रहेगा। इतना ही नहीं, उसने वेन चियांग के लिए भी एक गिफ्ट लाया था, तो वेन उसके गिफ्ट के बदले उसे एक टैलिस्मान दे देता है, जिसे शिप पर लगाने से कोई भी डीमन बीस्ट उसके जहाज पर हमला नहीं करेगा। अब जू उस टैलिस्मान को एक्सेप्ट करके वहाँ से निकल गया। हान ली ने वेन चियांग से काफी अच्छी जान पहचान बना ली थी। वो वेन को बता रहा था कि मेरे मार्शल अंकल ब्रेक थ्रू करने के काफी क्लोज है, तो हमें किसी शांत जगह की तलाश थी जहाँ पर भरपूर मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी हो। तो वेन उसे बताने लगा कि समुद्री इलाके में ढेर सारे छोटे मोटे आइलैंड्स है, मगर आधी से ज्यादा आइलैंड्स पर तो हेवनली विंड और बीस्टली टाइड्स आती रहती है, इसलिए वो जगह कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं। और रही बात बाकी के आइलैंड्स की, तो सेफ जरूर है, मगर वहाँ पर ऑलरेडी कुछ लोगों ने अपना डेरा जमा के रखा है। तो हान ली कहता है मेरे दोस्तों ने जिन खतरनाक आइलैंड्स का जिक्र किया था, मुझे उनके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वेन बताता है कि हेवनली विंड, बीस्टली टाइड्स और घोस्टली फॉग, ये तीनों भी बहुत ही खतरनाक नेचुरल डिजास्टर्स है। ये इतनी ज्यादा भयानक है कि तुम्हारी सोल को आसानी से डिस्ट्रॉय कर देगी। इनफैक्ट नेसेंट सोल स्टेज का कल्टीवेटर भी इससे खुद को बचा नहीं सकता। बीस्टली टाइड्स में हम पर बहुत ही खतरनाक भी इससे अटैक होते हैं, जिन्हें हराना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होगा। और रही बात घोस्टली
फॉग की तो ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। जिसने भी इस फॉग को देखा वो इसके बारे में बताने के लिए जिंदा ही नहीं बचा। वो अब हानली को बाकी के आइलैंड्स के बारे में भी बताने लगा। इधर हानली सोचता है कि अच्छा हुआ मेरी वेन चियांग के साथ मुलाकात हो गई। ये बंदा इतनी बातें करता है कि इसने मुझे यहाँ की ऑलमोस्ट सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन दे दी। अब हमें एपोथियोसिस पवेलियन का सीन दिखाया गया, जहाँ से हानली ने अपनी कल्टीवेशन को दोबारा से रिवाइव करने के लिए जरूरी सामान खरीद लिया था। साथ ही उसने रेड नीडल भी परचेस की थी, जो कि एक टॉप ग्रेड का मैजिकल टूल है। हानली अपनी जवान रहने वाली पिल्स को बेचकर ही सारी चीजें खरीद पाया था। जिसके बाद उज्जू और वेन चियांग को अलविदा कहकर एक अनजान आइलैंड की खोज में निकल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ हम वू चाओ को देख पाते हैं। इसने स्टार पैलेस के गार्ड को अपने प्लान में जबरदस्ती शामिल कर लिया था। अगर ये बंदा उसकी बात नहीं मानता तो शायद वू चाओ के हाथों मारा जाता। वहीं पर हानली लिटिल डोमेन आइलैंड पर आ चुका था। यहाँ पर स्पिरिचुअल ऑरा काफी ज्यादा कमजोर थी, मगर ये जगह एकदम शांत और डिजर्टेड है, तो हानली सबसे छुपकर यहाँ पर कल्टीवेट कर सकता था। अब हानली ने उस पूरी जगह पर 5 एलिमेंट रिवर्सल फॉर्मेशन सेटअप कर दिया, जिसके बाद ये लोग केव में आ जाते हैं। यहाँ पर हानली डार्क मून आर्ट्स की बुक में मौजूद मूव्स को पढ़ने लगा। गाइस ये एम्परर जू की बुक है, जिसके मरने के बाद ही हानली ने इस पर अपना कब्जा किया था। वेल इस ईवल बुक में ढेर सारी पावरफुल मूव्स थी, जैसे कि ब्लड डिवाइन लाइट, ब्लड स्पिरिट ड्रिल और आखिर में आती है ब्लड सोर्ड। तो हानली ने ये सारी मूव्स जैंग को सिखाने का डिसाइड किया। साथ ही वो जैंग को वो दोनों मकड़ियाँ भी दे देता है, ताकि जैंग और उन दोनों मकड़ियों में थोड़ी सी दोस्ती हो जाए। साथ ही हानली ने फैसला लिया था कि अब वो लगभग 10 या फिर 20 सालों के बाद ही साइलेंट से बाहर कदम रखेगा। पहला तो उसने अपने टैलिस्मान पर काम करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ वो ग्रीन लिक्विड का यूज करके ढेर सारी हर्ब्स को भी ग्रो करता था, ताकि उनसे एलिक्सर पिल बनाई जाए। वो जब कल्टीवेट करता तब जैंग ने अपनी दोस्त का पूरा ख्याल रखा। साथ ही साथ मकड़ियों के बच्चे भी अब जैंग के साथ काफी ज्यादा घुल मिल गए थे। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। हानली अब फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की इनिशियल स्टेज पर पहुंच गया था। उसने अपनी इस क्लोज डोर ट्रेनिंग में काफी सारे मैनुअल्स को स्टडी करके ढेर सारा नॉलेज हासिल किया। अब इस तरह से 8 साल कैसे बीत गए उसे पता भी नहीं चला। इसी दौरान हानली ने डार्क मून आर्ट्स की सीक्रेट टेक्निक इंडिपेंडेंट इनकार्नेशन को भी मास्टर किया था, और इसी का यूज करके वो जैंग को अपना इनकार्नेटेड फॉर्म यानी कि अवतार बनाने का डिसीजन लेता है। उससे कह रहा था मेरे दोस्त आज के बाद हम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। ये मेरा अपने दोस्त जैंगताई को आखिरी सलाम है। जिसके बाद उस जैंग को खुद के अवतार फॉर्म में बदलने लगा, और फाइनली ये प्रोसेस पूरी हो जाती है। इतने सालों बाद हमें जैंग के चेहरे पर एक्सप्रेशन देखने को मिले। वो अब कोई स्पिरिट सर्वेंट नहीं बल्कि हानली का अवतार बन गया था। जिसके बाद हमें टियानियन वर्ल्ड की जियान सिटी का सीन दिखाया गया, जहाँ पर मोरुआन का घर है। मोरुआन ने लियोन नाम की बच्ची को गोद लिया था। उस बच्ची को मोरुआन के संदूक से 2 एलिक्सर्स की बोतल मिल चुकी थी। तो वो मोरुआन से पूछती कि आपने इन्हें इतना महफूज क्यों रखा है, जिस पर मोरुआन बताने लगी कि एलिक्सर मुझे हानली ने गिफ्ट किए थे। तो लियोन कहती कि प्लीज आप इन मेडिसिन को कंज्यूम कीजिए, शायद आप इससे ठीक हो जाओ। हानली ने अपने आखिरी लेटर के साथ उसे एक एलिक्सर बोतल भी गिफ्ट की थी। उसने अपने लेटर में बताया था कि एलिक्सर हमेशा यूथफुल रहने के लिए है। इनफैक्ट इससे तुम्हारी उम्र भी बढ़ जाएगी। और रही बात मेरी, तो मैं यहाँ से काफी दूर जाने वाला हूँ, शायद फिर कभी हमारी मुलाकात ना हो, तो प्लीज मुझे भूल जाना। उस लेटर ने मोरुआन का दिल तोड़ दिया था, मगर वो आज तक हानली को भूल नहीं पाई। उसने लियोन को उसकी फैमिली की मेडिसिन का सारा नॉलेज दे दिया था, ताकि उसके बाद लियोन मो फैमिली की लेगेसी को कंटिन्यू रख पाए। इनफैक्ट उसने हानली के एलिक्सर्स भी लियोन को दे दिए, जिससे बच्ची काफी लंबी जिंदगी जी सकती थी। उसकी बातें सुनकर लियोन काफी ज्यादा रोने लगी। दरअसल लियोन के विलेज में एक महामारी फैल गई थी, जिसमें लियोन के पेरेंट्स मारे गए, और लियोन को बचाते वक्त ही मोरुआन भी उस बीमारी का शिकार हो गई। लियोन को इस बात से काफी ज्यादा तकलीफ होती थी कि उसी की वजह से मोरुआन इतनी बीमार है। उसी रात सिटी में मिड ऑटम फेस्टिवल मनाया जा रहा था। मोरुआन तो उस आतिशबाजी को देखकर दिल ही दिल में हानली से कहने लगी कि उस साल की आतिशबाजी जो मैंने तुम्हारे साथ देखी थी, वही सबसे ज्यादा खूबसूरत फायरवर्क्स थे। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक पल मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया और तुम इसे करती रहूंगी। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि उसी साल की सर्दियों में मॉर्टल मोरुआन की मौत हो गई। ऐसा कहा जाता था कि उसने अपने आखिरी सांस तक बस हानली को ही याद किया। और गाइस वाकई मोरुआन के साथ जो कुछ भी हुआ वो काफी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। इस बंदी ने अपनी पूरी लाइफ बस हानली के नाम पर गुजार दी। अब ऐसे ही मौसम बदलते गए और हमें सीधे 20 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हानली ने फाइनली अपनी केव के डोर्स ओपन कर दिए थे। वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की पिनाकल स्टेज पर पहुंच चुका है। साथ ही उसने 3 रेवोल्यूशन एक्ट में से 1 रेवोल्यूशन को भी कंप्लीट कर लिया था, जो कि बाद में कोर फॉर्म करते वक्त उसके काम आएंगे। वहीं पर जैंग भी फाउंडेशन की पिनाकल स्टेज पर पहुंच चुका है। हानली ने तो इतनी लंबी क्लोज डोर ट्रेनिंग आज
आज तक नहीं की थी, मगर अब उसने अपनी पूरी ताकत को दोबारा से हासिल कर लिया है। साथ ही साथ मकड़ी के बच्चे भी अब थोड़े से बड़े हो गए थे, तो हान ली उन दोनों को अपनी स्टोरेज बैग में डालकर उस केव को सील कर देता है, जिसके बाद ये दोनों भी प्राइम स्टार आइलैंड की तरफ रवाना हो गए। हान ली इतने सालों बाद बाहर आकर काफी फ्रेश महसूस कर रहा था। वो जैंग से कहता है कि सिटी में जाने के बाद मैं लोगों को यही बता दूंगा कि तुम मेरे अंकल हो और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी। जिसके बाद ये लोग प्राइम स्टार आइलैंड पहुंच गए। वहाँ के गार्ड्स को जेट टोकन दिखाते ही इन दोनों को एंट्री मिल गई। साथ ही हान ली ने अपनी पावर्स को हाइड करके अपनी कल्टीवेशन को ची कंडेंसेशन की 90 लेवल पर सप्रेस किया। यहाँ आते ही हान ली को पता चलता है कि यहाँ पर 2 सेंट्स का फेस्टिवल मनाया जाने वाला है, जो कि 10 साल में एक बार किया जाने वाला एक इम्पोर्टेंट सेलिब्रेशन था। वहीं पर हान ली को मार्केट से 2 रेयर मटेरियल्स खरीदने थे, जिनमें से एक है स्पिरिचुअल स्नो मेल्ट और दूसरा था हेवनली मैग्मा। दरअसल इन दोनों मटेरियल्स का यूज कोर फॉर्म करने के लिए किया जाता था। और तभी हान ली की नजर 2 लड़कियों पर गई, जो कि हान ली को देखते ही उसके पास आ जाती है। इनमें से एक का नाम था यानली और दूसरी थी याओ। ये दोनों भी ची कंडेंसेशन की कंप्लीट स्टेज पर हैं। तो हान ली उन्हें ग्रेट करके बताने लगा कि हम इस सिटी में अभी अभी आए हैं। जिस पर यानली कहती कि तुम तो बड़े ही सही टाइम पे आए हो, यहाँ पर 2 सेंट फेस्टिवल होने वाला है, तो तुम्हें गाइड की जरूरत पड़ेगी, तो क्यों ना हम दोनों बहनें तुम्हें इस सिटी का टूर दे। जिस पर हान ली कह रहा था कि हम लोग तो एक दूसरे को जानते भी नहीं, फिर आप हमारी मदद क्यों कर रही हो। तो यानली उसे बताती है कि यहाँ पर काफी सारे रेयर आइटम सेल किए जाते हैं। अगर हमने तुम्हारे लिए कोई काम की चीज ढूंढने में मदद की तो तुम हमें थोड़े बहुत स्पिरिचुअल स्टोन रिवॉर्ड में दे देना। हान ली देखता है कि याओ जैंग के साथ सीधे आई कांटेक्ट कर रही है, यानी कि ये बंदी बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाली थी और हान ली को फिलहाल किसी मुसीबत में नहीं फंसना। तो उन दोनों को मना करके वहाँ से रवाना हो गया। अब हान ली मार्केट के सारे स्टोर्स को चेक करता है, मगर उसे जिन चीजों की जरूरत थी वो यहाँ पर मौजूद ही नहीं। और तभी रास्ते में इनकी मुलाकात हुई इनके पुराने दोस्त वेंग चियांग से। ये बंदा भी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की इनिशियल स्टेज पर पहुंच चुका था। वो बंदा इन दोनों को 20 साल बाद देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं पर हान ली भी उसे ग्रेट करके कल्टीवेशन के लिए बधाई दे रहा था। साथ ही साथ हान ली को ये भी पता चला कि आज उसकी बेटी का जन्मदिन है, तो उसी के लिए गुड़िया खरीदने मार्केट में आया था। अब ये लोग एक साथ ही डीमन बैनिशिंग अरीना की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में वेन चियांग हान ली को बताता है कि डीमन बैनिशिंग सेरेमनी में काफी सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे और उन्हें आउटर सी के कैद किए हुए डीमंस को हराना होता है। जो भी इस मुकाबले के विनर होते हैं उनके एफर्ट्स के हिसाब से उन्हें रिवॉर्ड से नवाजा जाता है, जिसमें से टॉप प्राइज है फॉलआउट पिल, जो कि कोर फॉर्मेशन में काफी ज्यादा काम आती है। और दूसरे प्राइज में विनर्स को स्नो मेल्ट और हेवनली मैग्मा जैसे रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। वेल इन्हीं 2 मटेरियल की तो हान ली को तलाश थी। अगर वो ये मुकाबला जीत जाए तो उसकी कोर फॉर्मेशन में काफी सारी मदद हो जाएगी। इसलिए हान ली भी डीमन बैनिशिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने के लिए कतार में लग गया। उसी हॉल में हम 2 एल्डर्स को देख पाते हैं। ये दोनों भी 6 कंपनी हॉल के मेंबर्स थे। एल्डर जिन कह रहा था कि हमारे प्राइम स्टार आइलैंड पर 300 सालों से शांति बनी हुई है, जिस पर एल्डर याओ कह रहा था कि ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी इन डीमंस के साथ दिन रात फाइट करने की अब हमारी उम्र नहीं रही और ना ही अब लाइफ के इस पड़ाव में हम कल्टीवेशन में आगे बढ़ सकते हैं, तो क्यों ना हम अपना बचा हुआ वक्त बस इस पीसफुल माहौल को एंजॉय करने में बिता दे। शायद हमारे सुकून से रहने से हमारी जिंदगी थोड़ी और लंबी हो सकती है। मगर एल्डर जिन को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके एम्बिशंस तो कुछ और ही है, जो कि हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।